नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और आज चर्चा उसकी जो आज दिन भर से चर्चा में रही भावांतर सरकार की जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। और सरकार ने आज भावांतर के किसानों को उनकी जो भावों के बीच का जो अंतर था उसकी राशि ट्रांसफ़र की। तो करीब 1,33,000 किसानों को आज 233 लाख की राशि किसानों की 233 करोड़ रुपए की 1,33 लाख किसानों को 233 करोड़ रुपए की राशि डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के खाते में सीधी अंतरित की। तो एक बड़ी राशि किसानों के लिए है। और ऐसे समय में जब पूरी की पूरी सोयाबीन की फसल को लेकर बारिश में उजड़ गई वो फसल, नुकसान हुआ सोयाबीन की फसल को, ऐसे में भावांतर की राशि किसानों के चेहरे पर खुशहाली लेके आई। तो एक सरकार की बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के किसानों को रही कि जो सरकार ने जो वादा किया था। और एक इस राशि की इस योजना की बड़ी विशेषता ये भी रही कि 15 दिन पहले सरकार ने वादा किया और उसको पूरा कर दिखाया। तो ये एक किसानों के लिए भी अच्छी राहत की खबर है। और जो सरकार जो बार बार जो वादा करती है और विपक्ष जो बार बार सवाल उठाता है कि केवल सरकार बोलती रहती है, करती कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 233 करोड़ रुपए जो सरकार ने किसानों के खाते में भेजे, उसका सीधा सीधा लाभ किसानों को हुआ। और किसानों को ये भरोसा हुआ कि सरकार या मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। तो चर्चा इसी पे करेंगे। लेकिन आज चर्चा शुरू करने से पहले आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसमें मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं क्या बोले मुख्यमंत्री। भावांतर योजना की राशि डालकर इसके अंदर सबसे पहले हमने अपने भाव को संकल्प को पूरा किया। हम किसानों के लिए हर हालत में एमएसपी पे उनकी फसल का दाम दिलाएंगे और बगैर कोई कष्ट के जिस प्रकार से किसानों का सहयोग मिला पूरे प्रदेश के अंदर, आज 233 करोड़ से ज़्यादा राशि की भावांतर योजना के अंतर्गत 1,34,000 से ज़्यादा किसानों का इसका लाभ दिया है। और 15 जनवरी तक लगातार हमारा इसी प्रकार का क्रम चलता रहेगा। हर 7 दिन के अंदर अलग अलग स्थान पर भावांतर राशि का मॉडल रेट डिसाइड होते हुए उनके अंतर की राशि उनको हर बार उनके खाते में डायरेक्ट दी जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री बोले किसान हमारी प्राथमिकता में, और किसान और जवान ये दोनों सरकार के दोनों हाथ हैं और किसानों को किसी भी स्थिति में कमी नहीं आने दी जाएगी, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छा, पूरी इस राशि को लेकर मंडियों में बड़ी चहल पहल है। राशि के लिए भावांतर योजना में लाभ लेने के लिए किसानों ने दिल खोलकर पंजीयन कराए। करीब 9.5 लाख के आसपास किसानों ने इस योजना के तहत पंजीयन कराए। और आज उसमें से 1.25 लाख से मतलब 1.33 लाख किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफ़र भी कर दी गई। तो इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। आज चर्चा इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही है राहुल जी आपको? आवाज मिल रही होगी। हाँ, आज एक बड़ी प्रोग्राम किया मुख्यमंत्री जी ने देवास में, और जो उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है भावांतर, जो सोयाबीन प्रभावित जो किसान हैं उनके खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र की मुख्यमंत्री ने। तो एक तो इस योजना को लेकर और ये जो राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई उसको लेकर, सरकार जो किसानों के लिए कर रही उसको लेकर, इस संपूर्ण परिदृश्य पर आपके क्या विचार हैं? प्राइमा फेसी जरा पहले आपका कमेंट ले लेते हैं राहुल जी। योगी राज जी, पहले तो क्या ये बहुत पुरानी योजना है, अभी की नहीं है। नई सरकार बनी मोहन यादव जी की, जब से पहले से योजना चल रही है। बस हुआ ये था कि उसमें थोड़ा सा गैप आ गया था कि सरकारें बदली, फिर सब तमाम चीजें आई, तो उसमें थोड़ा सा सोचने में समय लगा। लेकिन ये सरकार की योजना पूर्व कार्यकाल से चल रही थी। भाजपा का इसमें आगे लेके गई, भाजपा ने किया इसको। और किसानों को लेकर के इसीलिए किया गया था कि मंडियों के बीच में, बिचौलियों के बीच में और व्यापारियों के, इन सबके बीच में किसान पिस रहा था। और किसान को, सच कहा जाए तो किसान को वो रेट अपनी फसलों के नहीं मिल पा रहे थे।
जो उम्मीद वो कर रहा था। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि एक सरकारी खरीदारी और प्राइवेट खरीदारी, मतलब निजी आढ़तिये जो खरीदते हैं, उसमें बहुत अंतर आता है और किसान पिस जाता है। और अक्सर किसान क्या होता है कि सोसाइटियों तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, और सोसाइटी ना पहुंच पाने की स्थिति में वो आढ़तियों को या लोकल व्यापारियों को अपने फसल को बेच रहा था। इस बीच में क्या होता है कि एक अंतर आ ही जाता है भावों को लेकर के, क्योंकि किसान की तात्कालिक जरूरतें होती हैं, क्योंकि किसानों के पास में भंडारण का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि वो अनाज को अपने घर पे उतना भंडारण कर पाए जितना होना चाहिए। उत्पादन की अपेक्षा उनके पास में कम होता है। अब ऐसी स्थिति में जब फसल खड़ी हो जाती है, और कहे खलिहान से लेकर के मंडी तक का सफर, आप ये देखिए किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि फसल कट के खलिहान में चली गई और खलिहान से यदि मंडी तक आ गई कुशल बदला या कोई आपाधापी हो गई या किसी तरह की कोई विपदा आ गई, तो आप ये समझ लीजिए कि किसान का पूरा साल भर की मेहनत खत्म हो जाती है, उसको 2 पैसे नहीं मिल पाते। और दूसरी चीज ये भी हो जाती है किसान के साथ में, देखिए जब खलिहान में अनाज पड़ा रहता है तो वैसी स्थिति में मौसम खराब हो जाए या वही सीजन होता है जब हल्का सा पानी वानी गिर जाता है। यदि दाना खराब हो गया या उसमें पानी के छींटे पड़ गए या बादल आ गए, तो आप ये समझिए कि वो फसल के रेट कम हो जाते। सरकार ने इसकी चिंता की है कि ये जो आपदाएं क्षणिक रूप से या कुछ समय के लिए आती हैं और भारी नुकसान पहुंचा जाती हैं, तो किसानों को इसका जो अंतर हो जाए तो वो लाभ इनको मिल जाए कि न बिचौलिया खा पाए, न कोई और इनको किसानों को ठग पाए। तो सरकार ने एक भरपाई की है कि इससे किसानों को राहत मिली है और किसान इससे लाभान्वित होता है। अब ये है कि सरकार किस हद तक और कितने तक, देखिए मैं योगीराज जी स्पष्ट कह सकता हूँ कि भाई मध्य प्रदेश में किसान 1 लाख 1.5 लाख आपने दे दिए, ये क्रम लंबा चलेगा और कितना चलेगा, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं कि किसानों के खाते में गया कि नहीं गया, एक किसान संतुष्ट होता है, दूसरा असंतुष्ट होता है। तो एक पूरी की पूरी सरकार को एक प्रक्रिया निर्धारित करना पड़ेगी और डेडलाइन क्लियर करना पड़ेगी कि इतने तक हो जाए, इतने तक ये पहुंच जाएगा। क्योंकि भावांतर योजना अक्सर विवादों में रही है योगीराज जी, बहुत विवादों की योजना है ये। सरकार बहुत विवादों में फंसी है इसको लेकर के, क्योंकि हर जिले का रेट अलग है। सही बात है। असल में इसको लेके छोटी छोटी इतनी बातें हुई हैं कि जो वास्तविक जो लाभकारी किसान हैं वो बेचारे परेशान हो गए। सरकार ने हालांकि कोशिश पूरी की और ये सरकार की सहृदयता है कि उस योजना को वो यदि लागू नहीं भी करती तो ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने किया और कोशिश कर रही कि किसानों के खाते में वो राशि चली जाए। लेकिन इसको लेकर दिक्कतें बहुत है। मैं जरा प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूँ। प्रकाश जी देखिए, सरकार की मंशा अच्छी थी, है ना, किसानों, और चूंकि इस बार ये इसलिए ज़रूरी हो गया था कि इस बार फसल बर्बाद हो गई, एंड टाइम पे पानी आ गया और सोयाबीन तो ऐसे ही जरा पानी पड़ा, सोयाबीन बड़ी रिस्की फसल है, पानी पड़ा तो खराब, और आपने सोयाबीन काटा और उसको रख दिया और यदि ज़्यादा उस पर धूप लग गई तो चटक जाती है, तो बड़ी रिस्क थी और उस रिस्क को कवर करने की कोशिश सरकार ने की। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रयास हैं ये भले ही थोड़े से हों, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो डूबते को तिनके का सहारा वाली जो स्थिति है वो थोड़ा बहुत किसानों को लाभ मिल जाता है। आपके कमेंट? मोहन यादव जी का प्रयास उनकी इच्छा शक्ति को तो दिखाता है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो विरासत में पुरानी सरकार से मिला वो समस्या उनके साथ हैं। अब जैसे हमारे राहुल भाई ने कहा, रंजन जी ने, कि किसान को खुली फसल पड़ी रहती है। एग्रीकल्चर अपने आप में उसका रिस्क फैक्टर बहुत तगड़ा है, तो जो कृषि का काम है बहुत रिस्की काम है, तो उसको सरकार से प्रोटेक्शन ना मिले तो वो तो किसान बर्बाद हो जाए पूरी तरह से। सही है। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था आज कितने ही पलायन हो जाए फिर भी कृषि पे आधारित बहुत ज्यादा है। तो मोहन यादव जी के जो अभी कुछ कदम है, जैसे उन्होंने भी पंचायतों के द्वारा, पंचायत भी तो कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा जाएगा, वो तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक समस्याएं हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पिछले अभी आप बता रहे हैं लगभग 1.25 लाख किसानों को पैसा दिया गया, जबकि 9 लाख किसान हैं। पंजीयन कराया। पंजीयन कराया, अभी शुरुआत है वो। हाँ नहीं, और यहाँ आर्थिक समस्या सरकार के साथ भी। उन्होंने पिछले महीने 25 तारीख को 1500 करोड़ के लोन के लिए मंडी बोर्ड के द्वारा एक टेंडर निकाला था लोन के लिए,
स्थानीय स्तर पे, और अभी उस पर कोई मेरे ख्याल से व्यवस्था नहीं, तो अभी 6 तारीख को फिर से निकला वो टेंडर। तो अब 1500 करोड़ कहाँ, अभी लगभग 225 करोड़ के करीब बांटा गया। तो वो धन की व्यवस्था में भी लगी है सरकार, और यही वो बता रहा है कि इतनी समस्याओं के बावजूद सरकार दृढ़ संकल्पित है कि वो किसानों के खाते में पैसा जाए। तो ये समस्या उनके साथ मतलब सरकार हर प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर लोन भी ले रही है, वो लोन उठाने की तैयारी में है क्षेत्रीय स्तर पर भी। पर वो समस्या चूंकि उनको विरासत में मिली है, मोहन यादव जी का कार्यकाल अभी लगभग 2 साल का ही होने जा रहा है, तो प्रयास कर रहे हैं। पर यदि वो इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में यदि अर्थव्यवस्था को इसी तरह से ले जाएंगे, समस्याएं तो आएंगी। तो यदि वो लाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था का चक्र चलने लगता है, तो टैक्सेशन से, टैक्स के द्वारा सरकार पे पैसा आने भी लगता है। और ये बहुत समय से ये चीज रुकी पड़ी थी। यदि वो ये करते हैं तो वो व्यवस्था भी सक्रिय ठीक बात। अच्छा राहुल जी, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि होता है क्या है कि सरकार की योजनाएं घोषित हो जाती हैं, सरकार की मंशा अच्छी रहती है, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो जो गड़बड़ियां जो हैं, वहाँ जो आड़ती जिसका जिक्र आपने भी किया, वो आते हैं। तो जो वास्तविक जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, वो कैसे ना कैसे चक्र से वो उनके खाते में जाता है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी, जिसको कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा गठबंधन है वहाँ किसानों का, मंडी बोर्ड के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कि वो कैसा ना कैसा करके उस दुष्चक्र में बेचारा किसान फंस जाता है। इस तरह की भी शिकायतें कुछ मिली हैं फील्ड पे जाके, मंडी में जाके। सरकार हालांकि प्रयास पूरे कर रही है कि जनवरी तक तो और अपनी बिक्री कर सकते हैं किसान, लेकिन ये जो चुनौतियां, उससे कैसे निपटेंगे? को करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर देती है अपनी घोषणा, लेकिन काम कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी करती है हाई लेवल पर। और उसके बाद चले जाते हो तो सबसे छोटा अधिकारी जो है पंचायत सचिव, जो किसानों की या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी रीढ़ की बिल्कुल रीढ़ है, वो पंचायत सचिव और सरपंच मिलकर के सारा काम वहां करते हैं। तो अब स्थिति ये हो जाती है। अच्छा, एक चीज, कल तो एक प्रोग्राम में उन्होंने चमका दिया पंचायत सचिवों को, काम नहीं करेंगे, हटा देंगे उनको। नहीं, देखिए योगी राज जी, मंच पर चमका देना बहुत अलग चीज है, लेकिन उसको संवैधानिक पद माना गया है और उसको नौकर, मतलब एक व्यवस्था के तहत, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पंचायत सचिव को ही सरकार ने प्रमोट किया है कि इसी की बात, क्योंकि सरपंच गड़बड़ करने लगे थे तो पंचायत सचिवों को पावर दिए गए। तो पंचायत सचिव तो आज की तारीख में पावरफुल ग्रामीण क्षेत्रों में है, इस चीज को नहीं नकार सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, देखिए क्या होता है, किसानों के पास में हर कागज उपलब्ध नहीं होते, पहली चीज। और यदि बैंक की पासबुक है तो आधार नहीं मिलेगा, आधार मिलेगा तो इनकम टैक्स का नहीं मिलेगा, वो मिल गया तो समग्र आईडी नहीं मिलेगी, तो खसरा खतौनी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारी इतने, मतलब एक लोन, मतलब ये कहा जाए कोई सुविधा का लाभ लेने के लिए किसानों को भी इतने प्रपत्र देना पड़ते हैं कि वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला जाता है, वो सोच ही नहीं पाता कि इसका लाभ मिल जाएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब एक जो समस्या का जो समाधान, जो समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है किसानों को, किसान अपनी उपज लेके गया मंडी में वो बेचने, अब जिनको वो बेच रहा है वो तुरंत उसको कह रहे हैं कि साहब इसका जो गुणवत्ता स्तर है वो बहुत घटिया है। अब सरकार तो 5,328 देने की बात कर रही है, उनने मूल्य उसका लगाया 3,000 रुपये या 3,500 रुपये। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा फिर इसमें एक मॉडल रेट तय हो रहा है, मॉडल रेट करीब 4,000 के आसपास, 4,003, 4,005, 4,010 के आसपास हो रहा है। तो जो मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का जो गैप है वो सरकार दे रही है, लेकिन वो किसान जो 3.5 में बेचारा बेच आया उसको नुकसान है। इस पर भी आप अपना एक कमेंट। नहीं, देखिए वही समस्या जो बिचौलियों वाली और आढ़तियों वाली जो समस्या जो पैदा हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि क्या होता है कि कैश नहीं है, कैश कोई आढ़तिये भी कैश नहीं देते, सरकार का कैश तो धीरे धीरे करके 2, 4, 15 दिन के अंदर फंड में चला जाता है। लेकिन नहीं आढ़तिये, इसमें एक चीज और बताऊं मैं राहुल जी, आढ़तिये आपको पैसा देने को तुरंत तैयार रहता है, लेकिन वो दाम गिरा के देता है, फिर वो किसान की मजबूरी रहती है। देखिए नगद, योगी राज जी, नगद का सौदा तो वैसे ही होता है ना, आप इंतजार कीजिए तो आपको 5,000 मिल जाएगा। नगदी आप किसान की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि किसान ट्राली लेकर के आया, अब मंडी के सामने खड़ा हुआ, लंबी लाइन लगी हुई है, अब उसका नंबर 2 दिन के बाद में आएगा। अब 2 दिन तक क्या करे, वो ट्राली खड़ी करके रखे सड़क पर, और ऐसी स्थिति में कोई हवा पानी बदल गया तो क्या करेगा, वो आढ़तियों को
फिर कम रेट में दे जाता है और नकदी लेकर के चला जाता है। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो पाता कि आखिरकार उसने 5,000 की फसल 3,000 में बेची है, तो क्या सरकार बीच का गैप पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि सरकार के पास में एक रेट फिक्स है, उसी रेट के तहत ही वो कर पाएगी। किसान ज्यादा नुकसान में जाता है, आढ़तिये ज्यादा फायदे में जाते हैं, और सरकार को उसका हिस्सा बहुत कम देना पड़ता है। ये भी एक समस्या पैदा होती है, क्योंकि किसान कहता है कि हमने फसल तो 3,000 में बेची और रेट था 5,000 का, सही है। अब 2,000 का गैप आया, 2,000 सरकार नहीं देगी। क्यों? कि सरकार कह रही है कि हमारा तो रेट 3,500 का है, तो सरकार 500 रुपए देगी आपको भावांतर में, तो 500 रुपए मिले, लेकिन नुकसान। ठीक है, मैं जरा प्रकाश जी को निकल लेता हूँ, आपकी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। प्रकाश जी, ये जो जिसको बोल सकते हैं कि तकनीकी जो त्रुटियाँ हो जाती हैं, कि सरकार तो चाहती है कि 5,328 मिले आपको, लेकिन मार्केट की स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। कई बार किसान की अपनी मजबूरी रहती है, कई बार अभी भी जैसा ऐसा हुआ कि सरकार ने जब रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए, चूँकि पर्व का त्यौहार का वक्त था, उसके पहले कई किसान अपनी फसल बेच चुके और बेचारों को सस्ती में बेचना पड़ा। तो ये भी जो स्थिति जो बनती हैं, इसका क्या मतलब कुछ तोड़ या ये जो चुनौती है एकदम से? मैं बार-बार आपके यहाँ कई डिबेट में कहा कि जब तक निगरानी तंत्र सही नहीं होगा, कितनी अच्छी स्कीम, देखिए स्कीम बहुत अच्छी है, मतलब किसान को जो डिफरेंस मिलने लगे, घाटे से बचे, अच्छी चीज है। परंतु वहां जो एक नेक्सस है, ये मंडी बोर्ड काफी संपन्न संस्था हुआ करती थी। अब आप देखें, जैसे हमारे राहुल रंजन जी ने भी कहा कि किसान की फसल खुली पड़ी रहती, पर गोडाउन किसके बने? जो भंडार गृह बने हैं, जो वेयर हाउसेस, वो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के वेयर हाउसेस हैं, जहां मंडी बोर्ड का अनाज जो सरकार तय करती उसको रखा जाता है। क्या ऐसी सुविधा नहीं हो सकती कि उस किसान को इतना संपन्न कर दें कि वो अपनी फसल अपने यहाँ छोटे मोटा वो वेयर हाउस बना ले कि उसमें सुरक्षित रख पाए, तो वो दबाव में ना आए मौसम के कि हमारी फसल खराब हो जाएगी, अपने हिसाब से बेच सके। तो कई तरह की त्रुटियां हैं। फिर जो पंजीयन में, पहले भी जब शिवराज जी के टाइम भावांतर योजना रही थी, तो बाहर के व्यापारियों ने, मतलब स्टेट के बाहर के लोगों ने यहाँ अपनी फसल बेच डाली, क्योंकि अच्छा सरकार को इसलिए अच्छा लग रहा था कि उसके रिकॉर्ड बन रहे थे, कृषि कर्मठ अवार्ड हर साल मिल रहे थे। तो हम अवार्ड के पीछे ना भाग के हमें किसान की समस्याओं के पीछे यदि जाए मूल रूप से, कि उसको उसके जगह पर ही हम इतना सुविधा संपन्न कर दें कि वो बाजार के दबाव में ना आ पाए, वो अपनी फसल को कुछ दिन इंतजार करके बेच सके। पर वो उसके साथ समस्या वही है कि वो जैसे तैसे तो खेती करता है, अपने बीज खाद ये जुटाता, खादों में कितनी समस्या है, जब फसल आती वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और मान लो कि फसल बच भी गई, काट के वो रखता, उस समय यदि ओला गिर जाए, बारिश हो जाए तो क्या हो। तो और आप देखें जो घोटाले होते हैं वेयर हाउस में, जो किराए होते हैं कई बार खाली इसके जा रहे हैं, वो निगरानी तंत्र जब तक नहीं हो, पैसे का एक एक पाई का यदि सदुपयोग हो जाए तो हमारा कृषि क्षेत्र काफी सुधर सकता है। लेकिन वो वही समस्या आएगी कि सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो निगरानी तंत्र को कमजोर करती है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। वो निगरानी तंत्र यदि मजबूत हो जाए और एक एक घोटाला यदि जनता के सामने, सरकार के सामने और उसमें कार्रवाइयां हों, तो यही पैसे का सदुपयोग हो जाएगा और ऐसे कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। और जो किसान को जो आय रोजमर्रा की जो परेशानी हो रही, उससे भी बच सकेंगे। हालांकि सरकार बार बार बात करती कोल्ड स्टोरेज बनाने की, वेयर हाउस बनाने की, कि हमने इस बार इतने का लक्ष्य रखा, उस बार उतने का लक्ष्य रखा, लेकिन फिर भी अब चूंकि किसान बहुतायत में है, तो हर किसान के पास ये संभव नहीं कि बेचारा वो अपना स्टोरेज खुद बना ले। उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में सरकार पर डिपेंड रहना पड़ता है, या आड़तियों पर या बिचौलियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। राहुल जी, ये जो पैसों का जो इंतजाम वाली जो बात आ रही है कि किसानों को भावांतर की राशि देने के लिए मंडी बोर्ड से कहना पड़ रहा है, मंडी बोर्ड टेंडर निकाल रहा है, तो प्रेशर तो है साहब सरकार के ऊपर। किसान सबसे बड़ा प्रेशर है सरकार पे ही डिपेंड करती है सरकारें। तो सरकारों को तो सोचना पड़ेगा ही किसानों को लेकर के। और मध्य प्रदेश को तो देखिए कि मध्य प्रदेश में जो सरकार का उतार चढ़ाव है, या मूड उखड़ता है और सुधरता है, तो सब कुछ किसान के ऊपर ही निर्भर है। और आप पीछे देखिए कि पिछले 3 दशकों से यही कहा जा रहा है कि हम किसान हितैषी सरकारें मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं हो पाया, या मध्य प्रदेश के किसान की इनकम या आमदनी दोगुनी नहीं हो पाई। अब यही स्थितियां भावंत, ये देखिए योजनाएं जो हैं
योजनाएं योगी राज जी देखिए अच्छी हैं, किसानों तक कुछ ना कुछ पहुंच तो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए सारी चीजें हैं, सरकार का राजकोष खाली होता जा रहा है, उसको लोन लेना पड़ रहा है बाजार से, तमाम चीजें इकट्ठी हो रही, सब हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि सरकार ये सोच रही है कि किसानों को लाभ मिल जाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि चलिए ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, कम से कम जीरा तो जा रहा है, सरकार जीरा पहुंचा दे, यही भली मत है। सरकार मतलब किसान तो वही खुश है कि कम से कम कुछ नहीं मिला। यदि 200 रुपया के घाटे में यदि किसान को 100 रुपए भी मिल जाते हैं ना, तो किसान ऐसा एक सहज प्राणी है कि वो सब चीजों को सोच लेता है कि चलो ठीक है, सरकार ने हमारे बारे में सोचा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र पे भी उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाता जिन किसानों को जरूरत है। उन किसानों को या उन बड़े लोगों को लाभ मिल पा रहा है जो लोग वाकई में राजनीतिक रूप से सक्षम है, प्रशासनिक रूप से सक्षम है। ठीक बात। थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि सरकार ने जो है सोयाबीन बेचने की जो अंतिम तिथि भी 15 जनवरी तक तय की है, तो अभी भी है बहुत समय। और पारदर्शिता के लिए पूरी सारी की प्रक्रिया पूरी जो है ई मंडी पोर्टल के माध्यम से हो रही है, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, सरकार के कहना है। और किसानों को 500 रुपये प्रति कुंटल का अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा जैविक खेती और कृषि यंत्र पर भी सरकार बढ़ावा दे रही है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो किसानों को लेकर सरकार सोचती है और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कॉल सेंटर पे किसान अपनी समस्या का, यदि भावांतर की राशि को लेकर कोई किसानों को समस्या है तो कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। 2026 का तो जो वर्ष है वो कृषि आधारित उद्योग के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है, बहुत सोच रही है। एक सवाल प्रकाश जी आपसे, इस भावांतर के साथ साथ सरकार दुग्ध उत्पादन पर भी बहुत ध्यान दे रही है और वो चाहती है कि किसान इन सब के अतिरिक्त इस पर भी फोकस करें, और इसके लिए भी सरकार बहुत कुछ देने को तैयार है। लेकिन ये जो एक सेक्टर है इसमें अपार संभावनाएं, सरकार का ये कहना है। दुग्ध क्रांति के रूप में मध्य प्रदेश को नंबर 1 लाना, ये सरकार की कोशिश है। तो ये कैसे हो पाएगा और क्या किसान जो विश्वास करें गोपालन, गोवंश, इसको बढ़ावा देने के लिए, ये सब के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? नहीं, हमें जाना पड़ेगा प्राचीन जो अपनी व्यवस्था, जो कृष्ण जी के युग के, इस पर जाएं। असल में क्या है कि हम एक कल युग में, यानी मशीनों के युग में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें पीछे यदि जाएंगे तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये गोधन इसीलिए माना जाता था, कृष्ण जी ने उसको प्रोटेक्शन इसीलिए दिया था कि गाय जो खेती का बचा वो वेस्ट होती थी वो खाकर बदले में आपको दूध देती थी, गोबर देती थी, जो ईंधन के रूप में उस समय प्रयुक्त होता था, खाद के रूप में। उसके जो बछड़े होते थे, एकमात्र ऐसा प्राणी होता था जो खेतों को जोतने के काम आते थे। तो आज भी यदि जो कम जमीन वाले कृषक है, छोटे कृषक हैं, उनके लिए मॉडल स्थिति बन सकती है कि गोपालन के साथ में, मतलब गोपालन के साथ दुग्ध का उत्पादन वो बढ़ाएं, वो उसी कृषि के वजह से गाय भी पोषित हो, खेती भी हो, और जैविक आपने देखा सरकार ने जैविक खेती की तरफ दिया, तो जैविक खाद भी तैयार हो, क्योंकि जब गोपालन होगा तो जैविक खाद का आपको मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये चीजें हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि जो मेड़ों पे आप अच्छे इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगा सकते हैं, उसका प्रॉपर एक स्पेस जो है। जैसे अब हमारे जो कृषि विज्ञान ने काफी तरक्की की, पहले साल में 2 फसलें होती थी, अब बीच में भी फसलें निकालने लगे, सब्जी निकालने लगे, पर वो आइडिया होना चाहिए और उसना फैसिलिटेट किसान होना चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति है और कृषि वैज्ञानिकों का उसका सहयोग मिले कि उसकी कृषि उन्नत हो, वो मल्टी ग्रेन हो, इसलिए तरह तरह के उत्पाद वहां पर अपने उस जमीन से ले पाए। वो ये इसलिए भी आवश्यक है कि लगातार चैलेंजेस आ ही रहे और किसान अभी भी वो परंपरागत खेती पर ही डिपेंड हो रहा है। हाँ। वो गेहूं, धना, चना, सोयाबीन के आसपास ही उलझा हुआ है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर जिसपे सरकार ध्यान देना चाहती है, आपने जिक्र किया कि मेड़ों पे जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, इससे किसान बहुत कुछ कर सकता है। इसमें एक चीज और बोलूंगा, इसमें शुद्धता और पैमाना, जो आज हम मिलावट का, जो अभी तिरुपति बालाजी मंदिर का हमने सुना, घी का, आज हम दूध के आइटम जो खाते हैं, हमारे को यकीन नहीं कि वो शुद्ध होगा कि नहीं। बिल्कुल ठीक, जितनी गाय ने उतने प्रोडक्ट। तो यदि गोवंश की पालना बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, तो वो हम शुद्धता और पौष्टिकता की तरफ भी बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने की। हम जो पुरानी परंपरा जो रही गोपालन की, कृषि की और शुद्धता की,
उस पर हम वापस लौट सकेंगे। इसके लिए किसानों को थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर डिपेंडेंसी ये भी ठीक नहीं किसानों की। बहरहाल वक्त अभी इतना था, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। राहुल जी आपका, प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।